वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित सोनेट सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे को रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1864 में हुआ था और ये 16वीं शताब्दी को बिलोंग करते हैं और जिसे हम रेनेसा एज के नाम से जानते हैं। और इनको हम रेनेसा युग में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ड्रामास प्ले सब कुछ लिखा था, इसलिए इनको मैन ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। ही हैज बीन एन एक्टर, ये एक्टर भी रहे हैं, प्ले राइट लेखक भी रहे हैं, पोइट कवि भी रहे हैं और सोनेटर भी रहे हैं। ही वॉज baptized on 26 April 1564 in Stratford upon Avon in Berwickshire, England, in the Holy Trinity Church। माना कि 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन 26 अप्रैल को इनका नामकरण रखा गया, यानी इनका जैसे कि नामकरण संस्कार हुआ था। और ये इंग्लैंड में स्टार्टफोर्ड एवन पर विकसाय एक जगह है जहां पर एक होली ट्रिनिटी चर्च भी पास में है मौजूद। He was died in his hometown of Stratford on 23rd April 1616, aged 52, यानी 52 साल की उम्र में, और 1616 में, और 23 अप्रैल को इनका जन्म, 23 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी। विलियम शेक्सपियर और उनके सोनेट, तो इन्होंने अब तक 154 सोनेट्स लिखे थे, पब्लिश इन 1690 बाय थॉमस थॉपी, और थॉमस थॉपी के द्वारा 1690 में इन सभी सोनेट्स को पब्लिश किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट, इनके सेक्स सोनेट्स को हम दो ग्रुप में मेन रूप से, हालांकि थ्री ग्रुप्स है लेकिन दो ग्रुप में ही मेन रूप से इनको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप इंक्लूड्स 1 to 126। पहले ग्रुप में 1 से 26 सोनेट्स इंक्लूड किए गए हैं और इनको हम फेयर सोनेट्स के रूप में जानते हैं। फ्रॉम 1 to 26 सोनेट्स शेक्सपियर हैज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड द अर्ल ऑफ साउथ, और 101 से लेकर 126 तक जितने भी सोनेट्स हैं वो उन्होंने अपने दोस्त अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को समर्पित किए हैं। और फ्रॉम 127 to 152 सोनेट ही हैज डेडिकेटेड एंड एड्रेस टू हिज अनदर फ्रेंड नोन एज डार्क लेडी। और 127 से 152 तक जितने भी सोनेट्स हैं वो उन्होंने अपने दोस्त, कह सकते हैं डार्क लेडी के रूप में जिन्हें जानते हैं, उनको डेडिकेटेड किए हैं। सेकेंड ग्रुप इंक्लूड द लास्ट टू सोनेट, सेकेंड ग्रुप में दो ही सोनेट काउंट किए जाते हैं, इनके 53 एंड 54। बोथ सोनेट्स नोन एज द ग्रीक सोनेट, इन दोनों ही सोनेट्स को हम ग्रीक सोनेट्स के रूप में जानते हैं। और इनके अंदर पावर डेट पैशंस ऑफ लव, ये प्यार लव के पैशन से रिलेटेड है, यह भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको प्रदर्शित करते हैं। और ये ह्यूमन बींग्स को कोई ना कोई एक मैसेज देते हुए रहते हैं जो कि प्रेम से संबंधित होता है। इस तरीके से इनको ग्रीक सोनेट्स के रूप में जाना जाता है। थीम देखते हैं। Shakespeare sonnets reveal a wide variety of themes like marriage, friendship, love, self-love, the ravages of time, mortality, and death, and so on। अक्सर शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं उनमें विभिन्न प्रकार की वेराइटीज हमें दिखती है, थीम्स नजर आती है, जैसे कि मैरिज थीम हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, लव है, सेल्फ लव है, द रेवेज ऑफ टाइम, और मॉर्टेलिटी, नैतिकता है, डेथ। इस तरीके की थीम्स इनकी सोनेट्स में पाई जाती है। Thus, all poems remain a fine collection of poems on a variety of mood and psychological trends। इस तरीके से कह सकते हैं इनकी जो पोएम्स है वो वास्तव में एक फाइन कलेक्शन रहती है, एक अच्छे मूड को, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मूड को व्यक्त करती है, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पाठक के ऊपर छोड़। अब देखते हैं, क्योंकि एक सोनेट है ये, तो सोनेट क्या है? इस पोएम ऑफ 14 लाइन्स यूजिंग एनी ऑफ ए नंबर ऑफ फॉर्मल राइम स्कीम इन इंग्लिश, टिपिकली हैविंग 10 syllables पर लाइन, यानी एक लाइन में 10 syllables होते हैं, और ये 14 लाइन की एक कविता। तो इस तरीके से ये भी एक सोनेट है, तो ये भी 14 लाइन की एक कविता है जिसमें 3 क्वार्टेंस होते हैं और एक हीरोइक कॉपलेट होता है। तो देखिए, पहला क्वार्टेंस 4 लाइन का होता है। सेल आई कंपेयर दी टू अ समर स्टे, ये देखिए पहली लाइन जो है आपका जो टाइटल है उसी को रिवील करती है। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्प, ये देखिए ये सेकंड लाइन है। शेल आई कंपेयर, तो ये एक
जो प्रश्नवाचक चिन्ह से शुरू होती है, एक प्रश्न पूछती है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर प्रश्न पूछता है, वो कोई एक फ्रेंड हो सकता है या वो मेल है फीमेल इस चीज का नहीं पता, लेकिन ये किसी ना किसी एक फ्रेंड को डेडिकेटेड की है। शेल आई कंपेयर डी टू ए समरसेट, तो डी का मतलब वही फ्रेंड है जिसको यहाँ एड्रेस किया गया है। आई का मतलब द पोइट है, तो पर्सनल टोन यहाँ नजर आती है समरसेट गर्मियों के लिए। तो ये कहता है कि क्या मैं तुमको, यानी ये अपने फ्रेंड्स को एड्रेस करते कहते हैं क्या मैं आपको एक समर के दिन से तुलना करूंगा, ये कर सकता हूँ। यानी ही इज आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम हिज फ्रेंड दैट आई वांट टू कंपेयर यू विद ए समर्स डे। अब ये समर्स डे के साथ क्यों कंपेयर करना चाहता है, क्योंकि ये फॉरेन ब्लेंड है, ब्रिटिश पोएम है। तो कहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में जो समर डे होता है, क्योंकि वहां पे हमेशा जाड़े का ही टाइम रहता है, वहाँ हमेशा ठंडक ही बनी रहती है, विंटर टाइम ही रहता है। तो समर टाइम बहुत रेयरली वहां पे मौजूद होता है, तो समर टाइम को वहां पे बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड की तुलना एक समर डे के साथ करना चाहता है। तो ही wants to compare his friend with a summer day. That's why he's asking this question from his friend. So it means this poem starts from a question mark. Thou art more lovely and more temperate. और साथ में कहता है कि तुम, thou means तुम, आर more lovely, तुम बहुत ही लवली हो, बहुत ही प्यारी हो, एंड मोर टेम्परेट, और टेम्परेट होता है शांत स्वभाव की, पीसफुल, यानी तुम बहुत ही सुंदर भी हो और तुम बहुत ही शांति प्रिय भी, पीसफुल भी हो। तो डेफिनेटली ही इज appraising the beauty, the qualities of his friend here. Rough winds to shake the darling buds of May. तो देखिए यहाँ पर उसने मंथ ऑफ मई, मई के महीने को डिस्कस किया कि मई के महीने में क्या खराबी होती है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कौन सी बुराई होती है। तो डार्लिंग बर्ड्स माने जो ब्यूटी, डार्लिंग माने बहुत प्रिय है, बर्ड्स माने छोटी छोटी कली, क्योंकि मई के महीने में छोटी छोटी कलियां बाहर निकलती फूलों की। तो रफ वाइंड, लेकिन वहां पे कहता है मई के महीने में रफ वाइंड्स, अजीब सी हवाएं चलने लगती हैं, जो रफ विंड जब चलती हैं, तो मई के महीने में जो खिलती हुई जो कलियां होती, जो प्रिय जो कलियां होती, सेक माने उनको गिरा देती, यानी कलियों को फूल बनने नहीं देती। तो कहने का मतलब है कि आई वॉन्ट टू कंपेयर यू विद अ समर डे, लेकिन देयर इज ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दिस दैट जो मई का जो मंथ होता है उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि डेफिनेटली देयर आर फ्लोइंग द रफ विंड, वहां पे रफ विंड, रफ हवाएं चलती हैं जो कलियों को भी हिला देती हैं, जो कलियों को वहां से गिरा देती है, यानी कलियों को भी फूल बनने नहीं देती। तो इसमें एंड समर लीव्स हैव ऑल टू सॉर्ट ए डेट, एक प्रॉब्लम और है, एक खराबी और है गर्मी के टाइम की, कि जो समर लीव्स माने जो टाइम होता है, हैड ऑल सॉर्ट ए डेट, वो डेट माने एक दिन के लिए, नहीं कहने का मतलब समर जो टाइम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि बहुत रेयरली वहां से निकलता है। भाई फॉरेन लैंड में है, जो गर्मियों का जो टाइम है बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, क्योंकि ऑल द टाइम वो विंटर टाइम बना है। कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है कि एक तो रफ विंड्स वहां चलती हैं, तो जो फूलों को भी, कलियों को भी फूल नहीं बनने देती, और दूसरा कि उसका जो समय होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। अगर मैं तुम्हें कंपेयर करूंगी तो कहीं ऐसा वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम हमेशा, तुम्हारी सुंदरता बनी रहे, तुम हमेशा बने रहो, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कंपेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, समझता है। अब सेकंड पार्ट में चार लाइन का होता है, जो कि स्टैंजा चार लाइन का। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइन, फिर वो कहता है कि एक प्रॉब्लम और है, कुछ और गर्मियों के टाइम में कुछ जो गड़बड़ी जो होती है वो क्या होती है, समटाइम कभी कभी टू हॉट, इतनी ज्यादा हॉट होती है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है, द आई ऑफ हेवन साइंस की, स्वर्ग की जो आंख होती है वो भी क्या होती है, साइंस, यानी सूरज से भी इतनी तेज रोशनी होने लगती है, इतनी तेज रोशनी होने लगती है कि बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है। और जब बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है तो शायद में ऐसी तुलना नहीं, क्योंकि वो ब्यूटी भी नष्ट होने लग जाती है। एंड ऑफन इज इज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन के, और कभी कभी इतना गोल्ड कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, इतना सुनहरे कलर की धूप हो जाती है, डिम जो डिम लगती है, जो पता ही नहीं चलता धूप हो रही है या नहीं हो रही। तो कहते हैं कि या तो बहुत ज्यादा गर्मी, या फिर कभी कभी क्या होता है इतनी ज्यादा गोल्डन तेजी से चमकने लगते हैं कि वो उसकी पता ही नहीं चलता कि वो गर्मी है या नहीं। तो ज्यादा होती है तभी प्रॉब्लम थी, कम होती है तभी। तो कहता है कि वो अपने फ्रेंड को एक ऐसी चीज के साथ कंपेयर करना चाहता है जो हमेशा परमानेंट बना। तो कहता है कि गर्मियों का टाइम बहुत अच्छा टाइम माना जाता है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड की तुलना उससे करता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि गर्मियों के टाइम में, कि गर्मियों का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और ये बहुत तेजी से चमकता है,
या फिर कभी ऐसे चमकता है, इतना गोल्ड कॉम्प्लेक्शन इसका हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि समर टाइम है या नहीं, और ये कलियों को भी गिरा दे। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डेक्लाइन, और कभी कभी क्या होता है कि एवरी फेयर यानी हर सुंदर चीज, फ्रॉम फेयर मानी सुंदर से भी हर सुंदर चीज, समटाइम डेक्लाइन, ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो यानी गर्मियों के टाइम में सुंदर से सुंदर चीजें भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डेक्लाइन हो जाती है, उनका पतन हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है। बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनप्रिवेंट, चाहे तो बाई चांस अचानक ही समाप्त हो जाती है, और नेचर चेंजिंग कोर्स या फिर प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति का नियम परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो चाहे वो नेचर चेंज होता है इस तरीके से, वो सब चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन वो सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए मैं गर्मियों के टाइम से अगर कंपेयर करता हूँ तो ऐसा ना कि वो चीजें समाप्त हो जाती हैं, तो कहीं ऐसा ना ये भी चीजें, मेरी फ्रेंड की सुंदरता भी समाप्त, यानी वह फ्रेंड को परमानेंट एक स्थान देना चाहता है। अब देखिए थर्ड क्वार्टेन, जो तीसरा स्टेंजा है इसका, बट दाई इटर्नल समर सेल नॉट फेड। बट दाई माने तुम्हारा, इटर्नल माने यूनिवर्सल, समर माने तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक ऐसे समर से कंपेयर करूं जो यूनिवर्सल, जो हमेशा बना रहे, सेल नॉट फेड, जो कभी नहीं मुरझा। यानी ही वांट्स टू कंपेयर हिज फ्रेंड टू एन इटर्नल समर विच कैन नॉट बी फेडेड, जो कभी भी फेडेड नहीं हो सकता, जो कभी मुरझा नहीं, एक ऐसे समर, इटर्नल यूनिवर्सल समर के साथ वह उसकी तुलना करना चाहता है। नॉन लॉस पैशंस ऑफ देयर फियर दाउ वर्ड्स, कि जिसमें कभी भी तुम्हारा जो फेयर कलर है, जो तुम फेयर माने जो तुम्हारी सुंदरता है, जो तुम्हारे गुण है, फेयर से मतलब एवरीथिंग द क्वालिटीज, वो जो है वो कभी भी लॉस पोजीशन, यानी तुम्हारा वो कभी पोजीशन नहीं होगा, वो जो धैर्य है, वो जो भावना है, वो जो फीलिंग्स है, वो जो क्वालिटीज हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। नॉर सेल डेथ ब्रेक द वंडर्स इन हिज शेड, और ना ही कभी ब्रेक माने खींचना, ना ही मृत्यु कभी तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, वंडर्स इन हिज शेड माने अपनी छाया में, अपनी मृत्यु भी तुम्हारे पास कभी नहीं, यानी मृत्यु भी तुम्हारी क्वालिटीज को कभी समाप्त नहीं कर पाई। एक मैं एक इटरनल समर के साथ आपकी तुलना करना चाहता हूँ दोस्त, कि मृत्यु भी तुम्हें दूर नहीं कर सकती, मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ती, वो कभी भी अपनी छत्र छाया में तुम्हें अपनी तरफ बेक यानी अपनी तरफ खींच नहीं सकती। यानी वो कभी, यानी वह अपने दोस्त की सुंदरता को, अपने दोस्त को अमर करना चाहता है। वैन इन इटरनल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्लोस, यानी जब इटरनल मानी यूनिवर्सल लाइन्स में, टू टाइम मानी समय की यूनिवर्सल लाइन में दाउ ग्लोस, यानी जैसे से समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ग्रो मानी तुम भी बढ़ते चली जाओगी, तुम्हारी ख्याति बढ़ती चली जाएगी और तुम भी प्रसिद्ध होती चली, यानी वह अपने दोस्त को एक यूनिवर्सल प्लेस देना चाहता है, एक सार्वभौमिक स्थान देना चाहता है जो कभी समाप्त ना हो, और समय के साथ ये बल्कि बढ़ता चला जाए। एक इटरनल लाइन्स यानी वह कविता में अपने दोस्त को एक जगह देना। अब ये जो लास्ट की जो टू लाइंस होती हैं इनको हीरोइक कपले कहते हैं, जो कि दो लाइंस का होता है। तो क्योंकि हम जैसे कि हमने कहा कि सोनेट 14 लाइन की होती है, इस तरीके से थ्री क्वार्टेंस हमने पढ़ लिए, थ्री थ्री स्टैंड तो 4 3 12 यानी 12 लाइंस होगी। अब लास्ट की टू लाइन जिसे हम हीरोइक कपलेट कहते हैं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जितने लंबे समय तक मनुष्य ब्रीथ माने सांस लेगा, यानी जब तक मनुष्य सांस लेता रहेगा इस दुनिया में, और आइज कैन सी और आंखें जब तक देख सकती हैं, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक यह कविता इस दुनिया में रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू बी, और ये तुम्हें जीवन देती रहेगी। यानी उसने अपने दोस्त को, अपने दोस्त की क्वालिटीज को, अपने दोस्त की ब्यूटी को उसने इस कविता में ढाल दिया, इस कविता में डाल दिया। वो कहते हैं जब तक लोग सांस लेते रहेंगे इस दुनिया में, और जब तक आंखें देखती रहेंगी, यानी जब तक लोग इस कविता को पढ़ते रहेंगे, सो लॉन्ग लिव दिस, वो कवि के इस कविता के माध्यम से उसका दोस्त भी जीवित रहेगा, उसका दोस्त की ब्यूटी भी जीवित रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू बी, और यही चीज, यही कविता उसके दोस्त को एक जिंदगी देगी, और ये जिंदगी तब तक चलती चली जाएगी जब तक मानव इस दुनिया में। इस तरीके से वो अपने दोस्त को, अपने दोस्त के गुणों को, अपने दोस्त की सुंदरता को क्या करना चाहता है, वो परमानेंट बनाना चाहता है, एक अमर करना चाहता है। इस तरीके से उसने अपनी कविता, ये कविता अपने दोस्त को समर्पित की है, और जिससे कि उसको वो अमर बना सके। तो जब तक ये कविता इस दुनिया में रहेगी, जब तक लोग इस दुनिया में रहेंगे, लोग इस कविता को पढ़ेंगे, उसके दोस्त को, उसके दोस्त की सुंदरता को समझेंगे, उसके दोस्त हमेशा वो जीवित रहेगा लोगों की, मर गए लोगों की जीवित जिंदगी। तो इस तरीके से उन्होंने इस पोइम को अपने दोस्त को समर्पित करते हुए लिखा है।
उम्मीद करती हूँ ये पोइम आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी तरह हमने एक एक लाइन को डिस्कस किया है कि सोनेट क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया है। और थ्री कॉटेज जिन्हें थ्री स्टैंडर्ड के रूप में जानते हैं, और लास्ट टू लाइन्स जो कि कपलेट है जो कि सात है पूरी पोइम। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।